परेशान मत हो, राइफलें महफूज हैं। मकबूल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दिन में भारतीय फौजियों की कोई ना कोई पार्टी इस तरफ आ जाती है और वो लोग असलहे की तलाश में घरों की तलाशी भी लेते हैं। हमारी राइफलें भी छुपा दी गई हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। तुम मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार हो रहा है। मकबूल कमरे में चला गया और मैं सहन में उस तरफ चला गया जहां पानी का ड्रम रखा हुआ था। करीब ही पानी से भरी हुई एक बाल्टी और प्लास्टिक का लोटा भी रखा हुआ था। मैंने नल की टूटी खोल दी और मुंह हाथ धोने लगा। मैंने वहीं खड़े खड़े कमीज के दामन ही से मुंह साफ किया और जैसे ही मुड़ा मेरे दिमाग में एक झमाका सा हुआ। सांस की रफ्तार तेज हो गई और दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। वो लड़की हमारे कमरे से निकल रही थी। ये वही लड़की थी जिसे रात को मैंने लैंप की रोशनी में कढ़ाई करते हुए देखा था। रात को तो दरवाजे के सामने से गुजरते हुए उस पर सिर्फ एक नजर डाली थी और अब वो तमाम तरह सामानिवा के साथ मेरे सामने खड़ी थी। लंबा कद, सैडूल जिस्म, गुलाब जैसी रंगत, गजाल जैसी मोटी मोटी सियाह आंखें जिनमें सितारों जैसी चमक थी। उसके होठों पर बड़ी दिलफरेब सी मुस्कुराहट थी। उसने काले रंग का टखनों तक लंबा कुर्ता पहन रखा था। वी शेप के गले पर सफेद और पीले धागे की कढ़ाई थी। उसकी उम्र 18 साल के लगभग रही होगी, लेकिन जवानी का समर खासा नुमाया था। सीने पर से कुर्ता तना हुआ था। सियाह बालों की 2 चोटियां थीं और दोनों चोटियां सीने पर झुकी हुई थीं। मैंने खाना रख दिया है, मकबूल भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे यूं लगा जैसे मेरे कानों में चांदी की नन्ही नन्ही सी घंटियां गुनगुना उठी हों। मैंने चौंक कर एक बार फिर उसकी तरफ देखा और अपने कमरे में आ गया। वो अनगोरी थी, खादिम हुसैन की बेटी, जो 3 साल पहले बडगाम के करीब भारतीय फौजियों के साथ एक झड़प में शहीद हो गया था। अनगोरी की मां आयशा ने बड़ी मेहनत से उसे पाला था। होना तो ये चाहिए था कि शौहर की शहादत के बाद आयशा अपनी जवान बेटी को लेकर कहीं छुपी रहती और खामोशी से जिंदगी बिता देती, मगर वो कश्मीर की बेटी थी। वतन की आज़ादी की लगन ने उसे भी तड़पा रखा था। वो दुश्मन के खिलाफ राइफल नहीं उठा सकती थी, मगर मुजाहिदीन का साथ भरपूर अंदाज में दे रही थी। खादिम हुसैन जब जिंदा था तो ठेकेदार के पास काम किया करता था। वो शाम तक आरा मशीन पर कटे हुए दरख्तों के तनों को काट छांट करके बड़े बड़े शहतीरों में ढालता रहता। ये शहतीर ट्रकों में लाद कर श्रीनगर भेज दिए जाते, जहां से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों को रवाना कर दिए जाते। खादिम हुसैन की शहादत के बाद आमदनी का ये जरिया खत्म हो गया। आयशा और अनगोरी कशीदाकारी का काम करने लगी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। वादिये कश्मीर को अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से तो नवाजा भी है, यहाँ के बासियों को भी ऐसी सलाहियतों से माला माल किया है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। अफसोस की बात तो ये है कि अगियार उनकी सलाहियतों और हुनरमंदी से तो भरपूर फायदा उठा रहे हैं और वो खुद फाका कुशी का शिकार हैं। कालीन और शालें इस नफासत से तैयार की जाती हैं कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है। कालीन और शालों की तैयारी घरेलू सनत की हैसियत रखती है। ये काम फैक्ट्रियों में नहीं, छोटी छोटी बस्तियों के घरों में होता है। जख्मी भेड़ों की ऊन पश्मीना से दुनिया की बेहतरीन शालें तैयार होती हैं, जो शाहतोश कहलाती हैं। ये शालें बहुत महंगी होती हैं और इस कदर नफीस और बारीक होती हैं कि अंगूठी में से गुजारी जा सकती हैं। घरों में ऊन के नमदे भी बड़े खूबसूरत तैयार होते हैं और अखरोट की लकड़ी से इस कदर खूबसूरत और नाजुक नक्श फर्नीचर तैयार होता है जिसकी दुनिया भर में मिसाल नहीं मिलती। हुनरमंदी में कश्मीरी खवातीन भी मर्दों से पीछे नहीं हैं। ये काम ज्यादातर घरों में खवातीन ने संभाल रखा है। कपड़ों पर कश्मीरी कशीदाकारी की मांग तो पूरी दुनिया में है। कारोबारी लोग वादी की छोटी छोटी बस्तियों में खवातीन से ये काम करवाते हैं। खुद तो वो लाखों कमाते हैं, लेकिन केरोसिन लैंप की मुंदमिल रोशनी में दीदों का पानी नचोड़ने वाली हुनरमंद खवातीन को मुआवजा बराए नाम ही दिया जाता है। मैं और मकबूल देर तक कमरे में बातें करते रहे, फिर उठकर बाहर आ गए।
मासी आयशा उस वक्त बाहर से आई थी। उसने बगल में एक पोटली दबा रखी थी। खाना खा लिया बेटा? उसने हमारे करीब आकर बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। हाँ मासी, मकबूल ने जवाब दिया। मैं जरा अब्दुल हक से मिलने जा रहा हूँ, 1.5-2 घंटों में वापस आऊँगा। वो आरे पर ही होगा ना? मासी ने जवाब दिया। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही उसे उस तरफ जाते हुए देखा था। और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, और बेटा तुम उधर पिछली तरफ चले जाओ, वहाँ दरख्त का साया भी है, लेकिन अगर तुम कमरे में आराम करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। मासी आयशा अपने कमरे में चली गई और मकबूल अब्दुल हक से मिलने के लिए चला गया। अब्दुल हक का कमांडर मुहिब और कमांडर रशीद जैसे मुजाहिद लीडरों से राब्ता रहता था। यहाँ मुजाहिदीन को पैगाम भी उसके जरिए से मिलते थे और मकबूल यही मालूम करने जा रहा था कि कमांडर मुहिब की तरफ से कोई पैगाम आया या नहीं। उसके जाने के बाद मैं तन्हा सहन में खड़ा इधर उधर देखता रहा। मेरी नजरें अनगोरी को तलाश कर रही थीं। न जाने क्या बात थी कि मैं उसे देखने के बाद से मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। बकौल शख्स से जब मैं उसके बारे में सोचता तो दिल में कुछ कुछ होने लगता था। मैं बार बार उस कमरे की तरफ देखता जहां मासी आयशा गई थी, लेकिन ना तो मासी कमरे से बाहर आई और ना ही अनगोरी की सूरत दिखाई दी। कमरों के पिछली तरफ भी एक सहन था। उस तरफ जाने का रास्ता दाएं तरफ से था। उस तरफ जाने के लिए मैं जानबूझकर मासी आयशा वाले कमरे के सामने से गुजरा। दरवाजा खुला हुआ था। सामने से गुजरते हुए मैंने कन अखियों से अंदर झांका, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी हुई। कमरे में मासी आयशा किसी काम में मसरूफ थी, लेकिन अनगोरी दिखाई नहीं दी। वो शायद घर में ही नहीं थी। मैं कमरों के ऊपर से घूमकर पहलू की तरफ आ गया। दाएं तरफ तकरीबन 8 फीट ऊंची कच्ची बाउंड्री वॉल थी। इस तरह यहाँ एक गलियारा सा बन गया था। इस गलियारे से गुजर कर मैं जैसे ही दूसरी तरफ पहुंचा, ठिठक कर रुक गया। सामने ही अखरोट के बहुत बड़े दरख्त के साये में तख्त पर बैठी हुई वो किसी कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी। उसे देखते ही सीने में मेरा दिल मचल उठा और धड़कन बेकाबू हो गई। अनगोरी ने मुझे नहीं देखा था। वो सर झुकाए सोई से कपड़े पर टांके भरती रही और फिर शायद सोई में धागा खत्म हो गया था। उस वक्त उसने जैसे ही चेहरा ऊपर उठाया, मुझे सामने देखकर उसके चेहरे पर सुर्खी फैल गई और उसी वक्त अकब से मुझे मासी आयशा की आवाज सुनाई दी थी। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बैठ जाओ ना वहाँ जाकर, दूसरा तख्ता खाली पड़ा है। मैं तसव्वुरात की दुनिया से बाहर आ गया और मासी आयशा के साथ ही आगे बढ़ गया। ये उक़बा आंगन भी बहुत कुशादा था। अखरोट का दरख्त बहुत ऊंचा और बहुत फैला हुआ था। उसके घनीरे साये ने आंगन के बेशतर हिस्से को लपेट में ले रखा था और 4 पाई साइज के लकड़ी के 3 तख्त करीब करीब पड़े हुए थे। एक पर अनगोरी बैठी कढ़ाई कर रही थी। करीब ही सोई धागों वाला डब्बा रखा हुआ था और कुछ कपड़े फैले हुए थे। दूसरे दोनों तख्त खाली थे। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बैठ जाइए। मैं पैर लटका कर तख्त पर बैठ गया और अनगोरी भी अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। उसका रुख मेरी तरफ था और मैं कन अखियों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने सर पर रुमाल बांध रखा था और बालों की दोनों चोटियां उस वक्त भी उसके सीने पर दोनों तरफ गिरी हुई थीं। उसे शायद चोटियां आगे डाले रखने की आदत थी। अनगोरी की कैफियत भी उस वक्त शायद मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। उसके चेहरे पर सुर्खी गहरी हो गई थी। कपड़े पर टानका बदलते हुए उसने झुकी झुकी सी नजरों से मेरी तरफ देखा और उसके साथ ही उसके होंठों से सी की आवाज निकल गई। सोई उसकी उंगली में चुभ गई थी। मैं भी बेचैन सा हो उठा। मुझे लगा जैसे सोई अनगोरी की उंगली में नहीं मेरे दिल में चुभी हो। ए लड़की, ध्यान से। करीब बैठी हुई मासी आयशा ने उसे घोरा। अनगोरी ने एक बार फिर कन अखियों से मेरी तरफ देखा और उसके होंठों पर बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। मासी आयशा ने वो पोटली खोल ली जो वो बाहर से लेकर आई थी। उसमें बिन सिले जनाना कपड़े और रंग बिरंगे रेशमी धागों की लचियां थीं।
मासी आयशा कपड़े के साथ धागों की लचियां भी अलग अलग करके रखती रही और उसके साथ ही वो अनगोरी से बातें भी करत जा रही थी। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, शमरूज बेटा, तुम्हें पहली बार देखा है, अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? मैंने जवाब दिया, ये पूरी वादी मेरा घर है मासी। वैसे मेरी पैदाइश सोपूर की है, वहीं पला बढ़ा और मैट्रिक तक तालीम हासिल की। मेरे वालिद रसूल बख्श कस्बे की मस्जिद के पेश इमाम थे। हमारी थोड़ी बहुत जमीन भी थी, लेकिन एक रोज मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर कस्बे पर भारतीय फौजी दस्ते के हमले और उनकी कत्लो गारत के बारे में बताने लगा। आखिर मैं कह रहा था, मैं भी इस झड़प में शदीद जख्मी हुआ था। भारतीय फौजी मुझे मुर्दा समझकर फेंक गए। होश आया तो अपने करीब कस्बे की 2 लड़कियों की लाशें देखी। मैं एक बार फिर खामोश हो गया और इस मर्तबा खामोशी का वक्फा कदरे तवील था। वो दोनों माँ बेटी अफसुर्दा सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थीं और मैं बात जारी रखते हुए कह रहा था। इत्तेफाक से कमांडर मुहिब अपने आदमियों के साथ उस तरफ आ निकला और मुझे उठा लाया। मैं शायद मर ही चुका होता, मगर डॉक्टर मरियम ने मुझे नई जिंदगी दी। मासी आयशा ने कहा, मरियम तो फरिश्ता है बेटे, उसने तो अपने आप को मुजाहिदीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। जहां उसकी जरूरत होती है पहुंच जाती है। घर का ऐशो आराम छोड़कर उसने पहाड़ों में खतरनाक जिंदगी अपनाई है। बल्कि यूं कहूं कि उसने भी मुजाहिदीन की तरह अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी है। बड़ी दिलेर लड़की है। मैंने कहा, हौसले और जज्बे की बात है मासी, और इंशाअल्लाह ये जज्बा ही हमें आज़ादी की मंजिल तक ले जाएगा। इंशाअल्लाह। अनगोरी की आवाज़ सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। इस बार वो मुझे अपनी तरफ देखते पाकर शर्माई नहीं और उसके होंठों की मुस्कुराहट भी वाज़ेह हो गई थी। उस वक्त मुझे उसकी आंखों में अजीब सी चमक नजर आई थी। ऐसी चमक तो मैंने उन मुजाहिदों की आंखों में देखी थी जो मादरे वतन की आज़ादी के लिए भारतीय दरिंदों के खिलाफ बरसर पैकार थे। मैंने और मासी आयशा ने भी बैक वक्त इंशाअल्लाह कहा था। अरे बेटी जा, चाय तो बना कर ला, बड़ा जी चाह रहा है। मासी आयशा ने अनगोरी की तरफ देखते हुए कहा। अनगोरी ने सोई धागा और कपड़ा समेटकर एक तरफ रख दिया और तख्त से उतरकर मेरी तरफ देखती हुई चली गई। मासी आयशा अपना काम करते हुए मुझसे बातें करती रही। उसने भरपूर अंदाज में मेरे कस्बे की तबाही और मेरे घर वालों की शहादत पर इजहार हमदर्दी किया था। तकरीबन 20 मिनट बाद अनगोरी गलियारे की तरफ से नमूदार हुई। उसने प्लास्टिक की एक ट्रे उठा रखी थी जिसमें शीशे के 2 छोटे ग्लास कहवे से भरे हुए रखे थे। मैं गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। वो अगरचे छोटे छोटे कदम उठाते हुए चल रही थी, लेकिन ढीले ढाले कुर्ते के अंदर इसके सीने के उभार इस तरह मुतहर्रिक थे जैसे जवानी झलक रही हो। करीब आकर उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह पाकर उसकी नजरें झुक गईं। उसने एक गिलास मेरे करीब तख्त पर रख दिया और दूसरा माँ की तरफ बढ़ा दिया। मासी आयशा ने कहा, तू अपने लिए चाय बनाकर नहीं लाई? नहीं माँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा, अनगोरी कहते हुए अपनी जगह पर बैठ गई और सोई धागा संभालकर अपने काम में मसरूफ हो गई। चाय पीते हुए भी मैं बार बार अनगोरी की तरफ देख रहा था। उसका हाथ बड़ी तेजी से चल रहा था। कपड़ा उसके घुटने पर फैला हुआ था और बड़ी नफीस और उम्दा कढ़ाई हो रही थी। अभी मेरी चाय खत्म नहीं हुई थी कि मकबूल भी आ गया। वो भी मेरे करीब ही तख्त पर आलती पालती मारकर बैठ गया। अनगोरी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, चाय पियोगे मकबूल भाई? मकबूल ने जवाब दिया, तुम जानती हो मैं चाय से तो इनकार नहीं कर सकता। ये सुनकर अनगोरी मुस्कुराते हुए उठकर गलियारे की तरफ चली गई। मकबूल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पैगाम आ गया है, हम शाम 5 बजे यहाँ से रवाना होंगे, कुछ और लोग भी हमारे साथ होंगे। उन्होंने रवानगी की तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी? मैं समझा नहीं। मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। मकबूल मुस्कुरा दिया, समझ जाओगे। हम बातें कर रहे थे कि अनगोरी मकबूल के लिए कहवा ले आई।
वो दोनों जिस तरह आपस में बेतकल्लफी से बातें करते रहे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि मकबूल अक्सर यहाँ आता रहता है। थोड़ी ही देर बाद 3-4 लड़कियां पोटलियां उठाकर पिछले दरवाजे से अंदर आ गईं। ये गांव की लड़कियां थीं जो यहाँ बैठकर कढ़ाई किया करती थीं। मैं और मकबूल उठकर कमरे में आ गए और दोपहर का खाना खाकर मैं सो गया, लेकिन ढोल और नफीरियों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। उस वक्त 4:30 बजे थे और मकबूल दरवाजे में खड़ा था। उसी वक्त अंगोरी हमारे लिए कहवा ले आई। मैंने कमरे से बाहर आकर ड्रम से मुंह हाथ धोया और फिर कमरे में आ गया। चाय पीते हुए मकबूल बता रहा था कि बस्ती वाले रवानगी की तैयारी कर रहे हैं। चंद मिनट बाद जब हम मासी आयशा के घर से रुखसत हुए तो अंगोरी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी मेरी तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में बेपनाह उदासी थी। अब मेरी समझ में आ गया कि सुबह मकबूल ने किस तैयारी की बात की थी। गांव के चौराहे पर बहुत से लोग जमा थे। 2-3 आदमी ढोल और नफीरियां बजा रहे थे। कुछ उधेड़ उम्र आदमी कलंदराना रक्स कर रहे थे। एक बूढ़े ने सब्ज कुर्ता पहन रखा था और उसके सर पर टोपी भी हरे रंग की थी। 4-5 आदमियों ने हरे रंग के झंडे उठाए हुए थे। एक झंडे पर गूने से कलिमा तैबा लिखा हुआ था और बाकी झंडों के किनारों पर गोटा लगा हुआ था। बस्ती से जो काफिला रवाना हुआ उसमें मेरे और मकबूल समेत 20-22 अफराद थे, जिनमें मर्द भी थे और औरतें और बच्चे भी। ये काफिला गुलमर्ग के नवा में पीर बाबा की दरगाह पर जा रहा था, क्योंकि हर चांद की पहली जुमेरात को पीर बाबा की दरगाह पर मेले का सा समा होता था और आज पहली जुमेरात थी। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई। हमें गुलमर्ग मतलूबा मकाम तक पहुंचाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया गया था और जाहिर है ये प्लानिंग बहुत पहले और बहुत सोच समझ कर की गई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद हमारा काफिला ढोल ताशे बजाता गुलमर्ग शहर से 1 मील दूर उस वसी और अरीज कब्रिस्तान में पहुंच गया जहां पीर बाबा का मजार था। वहां पहले ही से बहुत से लोग जमा थे। मेरा ख्याल था कि वहां पुलिस या फौज के आदमी भी होंगे, मगर दूर दूर तक कोई वर्दी वाला नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।